हाय, मैं हूं गोपाल और हम लोग पढ़ेंगे भारत का आधुनिक इतिहास। भारत का आधुनिक इतिहास दोस्तों, सन 1857 से लेकर, बोलिए कहां से लेकर, सन 1857 से लेकर 1947 के मध्य, कहां 1947 के मध्य की जो समय अवधि है, 1857 से लेकर 1947 के मध्य की जो समय अवधि है दोस्तों, और इस समय अवधि में जितनी भी घटनाएं होती है उन्हीं घटनाओं को, उन सब घटनाओं को दोस्तों हम लोग आधुनिक इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। किस रूप में पढ़ते हैं? आधुनिक इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। अब यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि इस आधुनिक इतिहास को हम लोग 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। बोलो कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे? इसे 4 भागों में डिवाइड करके इस आधुनिक इतिहास को पढ़ा जाता है। देखिए आप लोग कौन कौन से 4 भाग हैं देखेंगे। पहला होता है हमारे पास 1857 की क्रांति। बोलो कौन सा भाग होता है? 1857 की क्रांति होती है पहला भाग हो गया। अब जो शेष 3 भाग हैं, उन शेष 3 भागों को समय अवधि के अनुसार हम लोग बांटते हैं। देखिए यहाँ पर जो दूसरा है हमारे पास वो है 1885 से लेकर 1905 के मध्य की समय अवधि। दूसरा, इसके बाद अगला पार्ट है हमारे पास 1905 से लेकर 1919 की समय अवधि। क्या दोस्तों? 1905 से लेकर 1919 की समय अवधि। फिर उसके बाद लास्ट है हमारे पास दोस्तों 1919 से लेकर 1947 के मध्य की समय अवधि। अब इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे 1885 से लेकर 1905 की समय अवधि को याद रखना आप लोगों को नरम दल का काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नरम दल का काल, याद रखेंगे, ठीक है। और इसी को राष्ट्रवाद का काल भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? इसी को राष्ट्रवाद का काल भी कहा जाता है। इसी को उदारवाद का काल भी कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? उदारवाद का काल भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद 1905 से लेकर 1919 की जो समय अवधि है इसे गरम दल के काल के नाम से जाना जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? गरम दल का काल, याद रखेंगे। इसी को दोस्तों उग्र राष्ट्रवाद का काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उग्र राष्ट्रवाद का काल भी कहा जाता है। उग्र राष्ट्रवाद का काल दोस्तों, इसी को अतिवादियों का काल भी कहा जाता है। बोलिए क्या कहा जाता है? अतिवादियों का काल भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। ये आपका 1905 से 1919 का हो गया। इसके बाद 1919 से 1947 का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, समय अवधि है, इस समय अवधि में ज़्यादा प्रभाव गांधी जी का रहा, तो इस समय अवधि को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हमारा जो आधुनिक इतिहास है उसका वर्गीकरण हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब आप लोगों को कैसे याद करना है, बहुत इजी वे में बताता हूँ। 4 घटनाएं आप लोगों को याद रखनी है भारतीय इतिहास की, और आप लोगों को निश्चित ही याद भी होगी। देखिए पहली घटना 1885, सीधा सीधा भी प्रश्न आता है 1885 में क्या हुआ था। अगर किसी को याद है तो कमेंट लिख के बताएं मेरे को। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। बोलो किसकी स्थापना होती है? कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। दूसरी घटना आप लोगों को याद रखनी है 1905। सीधा बहुत बार प्रश्न आता है, हर एक एग्जाम में मिल जाता है इस तरह का प्रश्न आप लोगों को। 1905 में एक विभाजन हुआ था, आप लोगों को याद होगा, बंगाल विभाजन। बोलिए कौन सा विभाजन? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घटना को बंग भंग भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बंग भंग भी। यहाँ पर हम लोग ये जो है बंगाल विभाजन, ये सब चीज़ों को हम डिटेल्स पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग जो सारे टॉपिक को डिटेल्स पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरी घटना दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है 1919 की घटना, और सभी लोग जानते हैं, आप लोग पूरा बता देता हूं आप लोगों को। 13 अप्रैल 1919 को याद आ गया होगा आप लोगों को। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को भारतीय इतिहास में बहुत खतरनाक घटना, बहुत भयंकर घटना हुई थी, और आप सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। बोलो कौन सी घटना? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग
हत्याकांड, ठीक है। इसके बाद चौथी घटना आप लोगों को याद रखनी है, और यहाँ तो आप सभी जानते ही हैं, 1947 और 1947 में देश की आज़ादी हुई, देश आज़ाद हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये याद है तो यहाँ से 1885 से लेकर 1905, फिर उसके बाद 1905 से लेकर 1919, ठीक है, फिर उसके बाद 1919 से लेकर 1947, जो कि हमारा वर्गीकरण कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये आपका आधुनिक इतिहास जो है भारत का, उसका वर्गीकरण आपके सामने है। अब हम लोग इनमें से एक एक कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, ठीक है। भारत के आधुनिक इतिहास का पहला भाग हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, पहला पार्ट आप लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। दोस्तों, क्रांति जो है भारतीय इतिहास में अपना विशेष महत्व रखती है वैसे भी, और आप लोग जानते हैं आपके एग्जामों में भी बहुत महत्व रखती है। एक बार आप लोग इस टॉपिक को पढ़िए, प्रॉमिस करता हूँ कि अधिकतर चीज़ें आपकी इस टॉपिक में कवर हो जाएगी, ठीक है। न के बराबर चीज़ें बचेगी जो आप लोगों को अगर पढ़ने नहीं पड़े तो। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें कि जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों का प्रशासन क्या था, इस समय अंग्रेजों की व्यवस्था क्या थी, ठीक है। तो अंग्रेजों का प्रशासन आप लोगों को याद रखना है। जैसे इस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी, सीधा प्रश्न आता है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन, बोलो? ब्रिटेन की महारानी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी होती है विक्टोरिया। कौन होती है दोस्तों? विक्टोरिया, याद रहेगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी होती है विक्टोरिया। इसी तरह आप लोगों को याद रखना है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कहाँ के प्रधानमंत्री दोस्तों? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते हैं पॉम स्ट्रंग। बोलो क्या नाम था? पॉम स्ट्रंग, याद रहेगा। पॉम स्ट्रंग जो है इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जबकि थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है दोस्तों, इस क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन, बोलो? भारत का गवर्नर जनरल, भारत की जीजी, इस समय भारत की जो जीजी थी वो थी लॉर्ड कैनिंग। बोलो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जीजी समझे आप? तो ये इस समय जीजी थी हमारी, ठीक है। तो भारत का गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए 1800, ये आपका इनका प्रशासन कंप्लीट है। अब इसके बाद आप लोगों को याद रखना कि भाई ये क्रांति हुई क्या कारण थे। बहुत फेमस प्रश्न है 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण, सभी लोग जानते हैं, चर्बी वाली कारतूसों का प्रयोग। अगर इस तरह का प्रश्न आता है और सब लोग इसका आंसर देते हैं तो आप लोग सभी लोगों के बराबर हो। पर कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं कि उनके प्रश्न अगर आप ही दोगे तो फिर आप लोगों से आगे निकलते हो, और उनके लिए आप लोगों को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो इस पे तो हम चर्चा करेंगे ऐसे ही, 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण, उसके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। पर उससे पहले भी बहुत सारे और कारण हैं, वो भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो 1857 की क्रांति के कारण बताता हूँ मैं। 1857 की क्रांति के क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति के कारण पढ़ेंगे आप लोग। देखिए, पहला कारण, 1857 की क्रांति का पहला कारण, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने एक सिद्धांत लागू किया था, और उस सिद्धांत का नाम आप लोग जानते होंगे, गोद निषेध। सुना है आप लोगों ने? गोद निषेध। दोस्तों यहाँ से ये भी प्रश्न आ जाता है कि गोद निषेध जो सिद्धांत है वो किसने लागू किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। बोलो कौन होगा? लॉर्ड डलहौजी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अब आपके सामने प्रश्न ये है कि जो गोद निषेध कानून था, गोद निषेध सिद्धांत था, ये क्या था? अगर कोई भी राजा निसंतान अवस्था में मर जाता था, क्या?
अगर कोई भी राजा निसंतान अवस्था में मर जाता था तो उसके परिवारजन को, परिवार के लोगों को दत्तक पुत्र ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। दत्तक पुत्र जानते हैं आप लोग, गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लेने की अनुमति नहीं थी। दत्तक पुत्र ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। यही था गोद निषेध कानून। इसके तहत एक घटना भी हुई, आप लोग सभी अच्छे से जानते हो उसको। देखिए, झांसी के महाराजा थे। कहाँ के महाराजा? झांसी के महाराजा थे गंगाधर राव। नाम सुना है आप लोगों ने? क्या नाम है? गंगाधर राव जो है, इनकी निसंतान अवस्था में मृत्यु हो गई। एक पुत्र गोद लिया गया, दत्तक पुत्र ग्रहण किया गया, पर अंग्रेजों ने उसे शासक बनाने से इनकार कर दिया। जो दत्तक पुत्र लिया गया था उसे शासक बनाने से इनकार कर दिया गया। इस वजह से झांसी की रानी जो थी, आप सभी जानते हो, महारानी लक्ष्मीबाई। तो महारानी लक्ष्मीबाई जो थी, ये अंग्रेजों से बहुत नाराज हो गई। ठीक है, तो गोद निषेध कानून पहला कारण, 1857 की क्रांति का पहला कारण आपको समझ में आ रहा होगा, गोद निषेध कानून। दूसरा आप लोग देखिए, बात है सन 1850 की। एक कानून और पारित किया गया, बहुत फेमस और आ सकता है एग्जाम में, धार्मिक निर्योग्यता। क्या था दोस्तों? धार्मिक निर्योग्यता। देखिए, इस कानून के अनुसार, अगर धार्मिक निर्योग्यता कानून के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय ईसाई धर्म ग्रहण करता है, बोलिए क्या ग्रहण करता है? ईसाई धर्म। तो इस कानून के अनुसार उस व्यक्ति को अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अपनी, मतलब कुल मिला के बात यह है कि अंग्रेज ये चाहते थे कि ईसाई धर्म ग्रहण करे लोग, भारतीय। अगर कोई भी व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता था तो उसे अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यही था धार्मिक निर्योग्यता कानून। दोस्तों, ये लाया गया था 1850 में। वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे देखिए, दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण हम लोग देखेंगे, अंतिम मुगल सम्राट हुए। अंतिम, ये प्रश्न भी आप लोग याद रखेंगे, अंतिम मुगल सम्राट नाम है, जानते हैं आप लोग? बता दीजिए भैया, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अंतिम मुगल सम्राट हुए और नाम है बहादुर शाह द्वितीय। क्या नाम है दोस्तों? बहादुर शाह द्वितीय। लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा करी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा करी कि अगर जैसे ही मुगल सम्राट बहादुर शाह मरते हैं, जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, वैसे ही जो मुगल सम्राट का पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा करी कि मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के मरने के बाद मुगल सम्राट पद जो होता है वो समाप्त कर दिया जाएगा। इस वजह से समस्त मुगल सम्राट के जो अनुयायी होते थे, मुगल सम्राट पद के जो प्रेमी होते थे, बहादुर शाह के जो अनुयायी थे, वो सब अंग्रेजों से नाराज। तीसरा कारण दोस्तों। इसके बाद चौथा कारण देखिए आप लोग, अंतिम पेशवा है। प्रश्न तैयार, अंतिम पेशवा बताइए जरा। अंतिम पेशवा कौन थे? अंतिम पेशवा दोस्तों, अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, सेकंड। अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव सेकंड। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, क्या हुई? मृत्यु। तो इनको जो पेंशन मिलती थी वो पेंशन अंग्रेज सरकार ने बंद कर दी।
जैसे ही इनकी पेंशन बंद हुई तो इनके पुत्र हैं, आप लोग जानते हैं, नाना साहब। क्या नाम है? नाना साहब। इस नाम से सभी लोग जानते हैं, पर इनका जो सेकंड और नाम है वो आप लोगों को याद रखना, एग्जाम पूछा जाता है। इनका दूसरा नाम था धुंधु पंत। मूल नाम क्या था इनका? धुंधु पंत। तो जैसे ही अंग्रेजों ने बाजीराव सेकंड को मिलने वाली पेंशन बंद करी इनकी मृत्यु के बाद, तो नाराज हो जाते हैं कौन? नाना साहब अंग्रेजों से नाराज हो जाते हैं। ये चौथा कारण 1857 की क्रांति का। अब जहां से फैक्ट हैं, जहां से फैक्ट आ सकते हैं वो आपके सामने है, और कुछ बातें हैं जो आप लोगों को समझनी है। हालांकि एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा पर याद तो होनी चाहिए। देखिए, अंग्रेज भारतीयों से बहुत ज्यादती करते थे। जैसे अंग्रेजों की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, क्या होती थी? प्रशासनिक व्यवस्था। उस प्रशासनिक व्यवस्था में हमेशा उच्च पद पर अंग्रेज नियुक्त होते थे। कौन होते थे? अंग्रेज। उच्च पदों पर हमेशा कौन नियुक्त होते थे? अंग्रेज नियुक्त होते थे। और निम्न पदों पर भारतीय कौन नियुक्त होते थे? भारतीय। तो इस वजह से भारतीयों में रोष था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, ये एक और कारण हो गया, पांचवा कारण। इसके बाद छठा कारण देखिए, और ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने भारत में समाज सुधार किया। क्या किया? समाज सुधार। दोस्तों, समाज सुधार जो किया, तो जो रूढ़िवादी भारतीय थे, कौन थे? रूढ़िवादी भारतीय। इन रूढ़िवादी भारतीयों ने इसका विरोध किया। जैसे ही अंग्रेजों ने भारत में आकर समाज सुधार का कार्य स्टार्ट किया तो रूढ़िवादी भारतीय इसके खिलाफ हो गए। ये भी एक कारण बनता है। एक और महत्वपूर्ण बात, सातवां कारण आप लोग याद रख सकते हैं। बात है 1854 की। 1854 में एक कानून और आया, एक अधिनियम और आया, जिसका नाम सुना हो अगर आपने, डाक अधिनियम। डाक अधिनियम। इस अधिनियम में यह था कि जो भारतीयों को डाक सुविधाएं मिलती थी, वो भारतीय सैनिकों को जो डाक सुविधाएं मिलती थी वो इस डाक अधिनियम में समाप्त कर दी गई। ठीक है, तो ये 7 कारण आपके सामने है। इसके अलावा जो तत्कालीन कारण जिसके ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आप लोग, इसका सीधा सीधा भी प्रश्न आता है। 1857 की क्रांति का, 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण, तात्कालीन कारण। अभी तात्कालीन कारण क्या है? देखिए, एक ही कारण आप लोगों को याद रखना है, और ये तात्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। दोस्तों क्या था? देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए 1856 से पहले, कब से पहले? 1856 से पहले अंग्रेजी से जो सैनिक हुआ करते थे, अंग्रेज सेना में जो सैनिक हुआ करते थे, वो एक राइफल का यूज करते थे जिसका नाम था ब्राउन बेस। कौन सी राइफल यूज करते थे? ब्राउन बेस राइफल। पर 1856 से ही इस ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर दूसरी राइफल जिसका नाम है एनफील्ड, बोलो क्या नाम है? एनफील्ड। इस ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड नामक राइफल का प्रयोग किया जाने लगा। और दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि इस जो एनफील्ड नामक राइफल थी, इस एनफील्ड नामक राइफल में कौन से कारतूसों का प्रयोग होता था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। इन चर्बी वाले कारतूसों का भारतीय सैनिक जो थे उन्होंने विरोध किया। अंग्रेज सेना में जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने विरोध किया। और इसका पहला विरोध दोस्तों, इसका पहला विरोध जो है वो करने वाले व्यक्ति का नाम आप लोग अच्छे से जानते हैं। इसका पहला विरोध करने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था मंगल पांडे। बोलो क्या नाम था?
मंगल पांडे, सुना है आप लोगों ने। दोस्तों जो मंगल पांडे हैं ये एक सैनिक थे अंग्रेज सेना में। अब ये भी आप लोगों को याद रखना है कहां पर कौन से सैनिक छावनी में थे, कौन सी एनआई में थे। तो मंगल पांडे कोलकाता के निकट, कहां पर, कोलकाता के निकट एक सैनिक छावनी थी जिसका नाम है बैरकपुर। बोलो क्या नाम है? बैरकपुर सैनिक छावनी। यहां पर तैनात थे मंगल पांडे, एक सैनिक थे, और ये कोलकाता के निकट एक सैनिक छावनी थी, बैरकपुर सैनिक छावनी, सैनिक छावनी, इसमें कार्यरत थे, जो कि 34वीं एनआई थी। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो जो मंगल पांडे हैं वो कौन सी एनआई के सैनिक थे? 34वीं एनआई। कहां पर थी ये? बैरकपुर, जो कोलकाता के निकट पड़ता है, यहाँ के सैनिक थे। सबसे पहला विरोध जो है चर्बी वाले कारतूसों का, वो किसने किया है? मंगल पांडे ने। बात है 29 मार्च, कब की? 29 मार्च। और 29 मार्च 1857 को चर्बी वाली कारतूसों का विरोध करते हुए मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोले मार दी, जिसमें नाम आता है मेजर बाग और दूसरे का नाम आता है ह्यूसन। किसको गोली मार दी? मेजर बाग और ह्यूसन। 29 मार्च 1857 को मेजर बाग और ह्यूसन को गोली मार दी। किसने? मंगल पांडे ने। इस वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और बात है 8 अप्रैल की। 8 अप्रैल 1857 को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। किसको फांसी मिली दोस्तों? मंगल पांडे को क्या मिल गई है? फांसी। मंगल पांडे को फांसी मिल जाती है। यहां पर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति का पहला शहीद इसी वजह से किसको माना जाता है? आपका प्रश्न कंप्लीट है। यहां पर 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन होते हैं? मंगल पांडे। मंगल पांडे। दोस्तों ये 1857 की क्रांति के कारण होते हैं कंप्लीटली। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं और अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है आपके नोट्सों में। सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक चीज़ माइंड मत करो, हमारे पास टेक्निकल व्यवस्था थोड़ी कम है, धीरे धीरे हो जाएगी, पर जो चीज़ें हैं उनमें कोई कमी नहीं छोड़िए। आप लोग इनको अच्छे से नोट्स बनाइए। आप कोई भी एग्ज़ाम दें, हर एग्ज़ाम में आपके लिए इनफ है ये। और अगर आप लोग हमारा कोऑपरेट करना चाहते हैं तो बस कोऑपरेशन सिर्फ यही रहेगा आप लोगों का कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो वीडियो हैं इनके लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग बने रहना चाहते हैं हमारे साथ, अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस तरह के और वीडियो लगातार बनाता रहूं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रांति की योजना और क्रांति का विस्तार। योजना इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रांति की योजना और उसका विस्तार। योजना और विस्तार। देखिए क्रांति की योजना किस तरह बनती है, उसमें क्या क्या थे, और फिर भारत में उसका विस्तार, फैलती कैसे है क्रांति। ठीक है, योजना की अगर बात करें तो दोस्तों क्रांति की जो योजना थी वो लंदन में बनाई गई थी। बोलो कहाँ बनाई गई थी? लंदन में। पहला प्रश्न, क्रांति की योजना कहाँ बनी थी? लंदन में। दूसरा प्रश्न, क्रांति की योजना किसने बनाई थी? तो आप लोगों को याद रखना है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है अजीमुल्ला। बोलो क्या नाम है? अजीमुल्ला। और दूसरे व्यक्ति हैं राणोजी।
राणोजी बापू। बोलो क्या नाम है? राणोजी बापू। दो लोग हैं आपके पास, एक तो है अजीमुल्ला और दूसरे कौन है? राणोजी बापू। इन दोनों ने मिलकर योजना बनाई थी। क्रांति की योजना के अनुसार क्रांति को प्रारंभ करने की जो तिथि निर्धारित की गई थी वो तिथि थी 31 मई 1857। दोस्तों यहाँ से ये प्रश्न अनेक बार पूछा गया है। योजना के अनुसार क्रांति को प्रारंभ करने की तिथि जो निर्धारित की थी, प्रारंभ करने की तिथि जो निर्धारित की थी वो क्या थी? 31 मई 1857। हालांकि क्रांति इससे पहले ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देखिए क्रांति का भारत में प्रचार किया गया है ना, और यहाँ से भी प्रश्न आता है कि जो 1857 की क्रांति थी उसका प्रचार भारत में किस तरह से हुआ। तो इसका प्रचार दो माध्यम से हुआ दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। एक तो कमल के फूल के माध्यम से। किसके माध्यम से? कमल के फूल के माध्यम से। आप लोगों को साथ साथ बोलना है, अगर आप लोग नहीं बोलोगे ना तो याद नहीं हो पाएगा, है ना। और आप लोग यकीन मानिए, आप अच्छे से एक बार ये पूरा वीडियो देख लीजिए। 1857 की क्रांति से लेकर ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनेगा जो अगर एग्जाम में आएगा उसका आंसर आप नहीं दे सकते। पर एक तो पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिए आप लोग आराम से, एक क्लास की तरह। मैं एक क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोगों को आगे याद रखना है, प्रचार किया गया कमल के फूल के माध्यम से, और दूसरा रोटी के माध्यम से। काय के माध्यम से? रोटी के माध्यम से प्रचार किया गया। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्रांति का विस्तार। भारत में क्रांति फैलती कैसे है ना। क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से होती है? दोस्तों ये बड़ा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में क्रांति का जो विस्तार है या भारत में क्रांति की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से होती है। तो आप लोगों को याद रखनी है, तारीख भी पूछी जाती है, स्थान भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो क्रांति की शुरुआत की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, क्रांति की शुरुआत जो है वो होती है, स्थान का नाम है मेरठ। कौन से स्थान से? मेरठ एक सैनिक छावनी थी दोस्तों, और मेरठ सैनिक छावनी में यहाँ पर एनआई है, आप लोग याद रखेंगे। मेरठ सैनिक छावनी जो है यहाँ पर एनआई है 20वीं एनआई। कौन सी एनआई दोस्तों? 20वीं एनआई थी। और यहाँ से 1857 की क्रांति का विद्रोह शुरू होता है। यहाँ के जो सैनिक थे मेरठ सैनिक छावनी के, इन्होंने विद्रोह शुरू किया। देखिए अब बात करते हैं डेट पे। तो आप लोगों को याद रखनी है, यहाँ क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857। कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों? 10 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हुई थी। मैं आप लोगों को ये याद करवा देता हूँ। देखिए यहाँ जो क्रांति प्रारंभ हुई और एनआई साथ आप लोग याद करेंगे कैसे, एक इजी वे में। 20 इसके आधे होते हैं दोस्तों 10, फिर इसके आधे होते हैं 5, और पीछे 1857 आप लोगों को वैसे भी याद रह जाता है, ठीक है। देखो 20वीं एनआई थी 10 तारीख 5वां महीना मई 1857, ठीक है, याद रह जाएगा आप लोगों को। अब आगे आप लोग देखें, यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है धन सिंह गुर्जर। बोलो क्या नाम है? यहाँ क्रांति का नेतृत्व दोस्तों कौन करते हैं? धन सिंह गुर्जर के द्वारा, धन सिंह गुर्जर के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया जाता है। दोस्तों इन्होंने 10 मई को ये विद्रोह किया था। बोलो कौन सी मई को? 10 मई को इन्होंने ये विद्रोह किया, और ये 12 मई को, कितनी मई को दोस्तों? 12 मई को। 12 मई को ये सब लोग जो है विद्रोह करके 12 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? 10 मई को विद्रोह करते हैं और 12 मई को कहाँ पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। आप जानते हो इस समय जो मुगल सम्राट है ना, अंतिम मुगल सम्राट जिसे आप लोग बोलते हैं, तो इस समय जो मुगल सम्राट है उनका नाम है बहादुर शाह द्वितीय। बोलो कौन है? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड। तो जैसे ही दिल्ली पर अधिकार करते हैं और यहाँ का जो सम्राट था, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड, इन्हें अपना नेता घोषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? अपना नेता। तो 1857 की क्रांति का नेता बहादुर शाह सेकंड को घोषित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न आप लोगों को याद रखना है दोस्तों कि
बहादुर शाह जो थे, चूंकि इनकी उम्र ज़्यादा थी, चूंकि ये 82 वर्ष के थे, कितने वर्ष के थे, 82 वर्ष के, तो 82 वर्ष के होने के कारण इन्होंने यहाँ दिल्ली से क्रांति करने की जिम्मेदारी अपने सेनापति को दे दी। किसको दे दी? सेनापति को। दोस्तों इनका जो सेनापति था उनका नाम था बख्त खां। बोलो क्या नाम था? बख्त खां। अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति के विद्रोह का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया, तो याद रखेंगे किसने किया था? बख्त खां ने किया था। ठीक है, अब आगे आप लोग देखें, बहादुर शाह और इनकी पत्नी का नाम है जीनत महल। बहादुर शाह और इनकी पत्नी जो है, और पत्नी का नाम है इनकी जीनत महल। दोस्तों क्या नाम है? याद रखेंगे, जीनत महल। जीनत महल और जो है बहादुर शाह दोनों को हुमायूं के मकबरे से, कहाँ से दोस्तों? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों इन्हें गिरफ्तार करने वाले जो अंग्रेज़ अधिकारी थे उनमें आप लोगों को नाम याद रखना है। एक का नाम था निकलसन। बोलो क्या नाम था? निकलसन। और दूसरे का नाम है हडसन। हडसन और निकलसन नामक अंग्रेज़ अधिकारियों ने बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को निष्कासित कर दिया गया। दोस्तों रंगून। कहाँ निष्कासित कर दिया? रंगून। इन दोनों को निष्कासित कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रंगून में ही 1862 में, कब दोस्तों? 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये आप लोगों का मेरठ का विद्रोह। अब आगे बढ़ते हैं हम दिल्ली का विद्रोह, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों झांसी के विद्रोह की बात करेंगे हम लोग। कहाँ के विद्रोह की? झांसी का विद्रोह। दोस्तों यहाँ झांसी में विद्रोह का नेतृत्व करने वाली, इस झांसी के विद्रोह का नेतृत्व करने वाली जो है झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई थी। कौन थी दोस्तों? महारानी लक्ष्मीबाई। याद रहेगा कौन थी? आप लोग वैसे जानते हैं, यहाँ तो इतना हार्ड नहीं है, आप लोग पढ़ते आ रहे बचपन से, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ जो है झांसी से विद्रोह का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया जाता है। दोस्तों लक्ष्मीबाई को महलपरी के नाम से भी जाना जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, महलपरी। लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता है? महलपरी भी कहा जाता है। याद रहेगा। देखो लक्ष्मीबाई खूब लड़ी, अंग्रेजों के साथ खूब लड़ी, और एट लास्ट बात है 4 जून, कब की बात है दोस्तों? 4 जून 1858 की। 4 जून 1858 को जो महारानी लक्ष्मीबाई थी, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसके साथ लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त होती है। 4 जून 1858 को कालपी, कहाँ पर स्थान का नाम है दोस्तों? कालपी, जो कि पड़ता है एमपी में। कहाँ पर पड़ता है? एमपी में। तो 4 जून 1858 को कालपी एमपी में महारानी लक्ष्मीबाई वर्सेस ह्यू रोज, अंग्रेज अधिकारी का नाम है दोस्तों, क्या नाम है? ह्यू रोज। इन दोनों का युद्ध होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त होती है। ठीक है, इनकी वीरता के बारे में जो है हुरोज ने भी बहुत सारी बातें करी थी। बहुत वीर थी महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इसके बाद विद्रोह को और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। देखिए झांसी के बाद हम बात करेंगे कानपुर की। कहाँ की बात करेंगे? कानपुर। दोस्तों कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। बोलो किसने किया था? नाना साहब ने। याद रहेगा, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। ठीक है, एक प्रश्न और बनता है यहाँ से कि इनका जो विद्रोह था, इस विद्रोह को दबाने वाला, यहाँ के विद्रोह को, ऐसे भी आ सकता है प्रश्न कि कानपुर में जो विद्रोह हुआ इसे किसने दबाया था? तो आप लोग याद रखेंगे कैंपबेल। एक व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है? कैंपबेल। और
दूसरे व्यक्ति का कैंपबेल और दूसरे व्यक्ति का नाम आप लोग याद रखेंगे हेवलॉक। कैंपबेल और हेवलॉक के द्वारा यह विद्रोह दबाया गया था। किस किस के द्वारा? कैंपबेल और हेवलॉक के द्वारा यह विद्रोह दबाया गया था। और आगे चलिए, कानपुर के बाद हम लोग बात करेंगे ग्वालियर की। दोस्तों ये ग्वालियर में इस विद्रोह का नेतृत्व तात्या टोपे करते हैं। ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व बोलो कौन करते हैं? तात्या टोपे। वैसे जो कानपुर और झांसी का विद्रोह थे यहाँ पर भी तात्या टोपे साथ थे, पर इनका स्पेशली आप लोग याद रखेंगे ग्वालियर में तात्या टोपे के नेतृत्व में विद्रोह होता है। ठीक है, इसके बाद और आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इधर ले लेते हैं। अब बात करेंगे हम लोग लखनऊ की। कहाँ की बात करेंगे? लखनऊ की। दोस्तों लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल करती है। बोलो कौन करती है? बेगम हजरत महल करती है। दोस्तों जो बेगम हजरत महल हैं, इनके जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम था नवाब शाह वाजिद अली। याद रहेगा दोस्तों, क्या नाम था? इनके जो पति थे उनका नाम था नवाब शाह वाजिद अली, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, इन दोनों का एक पुत्र भी था। और पुत्र का नाम था बिरजस कादिर। क्या नाम था दोस्तों? बिरजस कादिर। इनके पुत्र का क्या नाम था? बिरजस कादिर था। ठीक है, ये बहुत छोटा था, इसी वजह से यहाँ लखनऊ में बेगम हजरत महल के संरक्षण में शासन चल रहा था। ठीक है, एक प्रश्न और याद रखें दोस्तों, बेगम हजरत महल जो है इन्हें इतिहास में महक परी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? महक परी। अभी आप लोगों को बताया मैंने, महारानी लक्ष्मीबाई जो है, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें इतिहास में महल परी के नाम से जाना जाता है, जबकि जो बेगम हजरत महल हैं इन्हें महक परी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? महक परी। दोस्तों यहाँ लखनऊ में जो विद्रोह दबाने वाला है, कौन विद्रोह दबाने वाला है? वो भी कैंपबेल ही है। कौन है बोलो? कैंपबेल। यहाँ पर विद्रोह किसने दबाया था दोस्तों? कैंपबेल ने ही दबाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला स्थान है दोस्तों, ये लखनऊ हो जाता है। इसके बाद अगला स्थान है हमारे पास इलाहाबाद। दोस्तों कौन सा स्थान है? इलाहाबाद, याद रहेगा। और जो इलाहाबाद है, यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था, यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लियाकत अली के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। जबकि यहाँ विद्रोह दबाने वाला जो है अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम है कर्नल नील। दोस्तों क्या नाम है? कर्नल नील, याद रहेंगे। इलाहाबाद के बाद अगली बात करेंगे हम लोग दोस्तों जगदीशपुर। स्थान का नाम क्या है? जगदीशपुर, जो कि पड़ता है दोस्तों बिहार में। जगदीशपुर कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व करने वाले हैं कुंवर सिंह। बोलो कौन है? नेतृत्व किसने किया? यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व जो है वो करते हैं कुंवर सिंह। दोस्तों कौन करते हैं? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो है बहुत फेमस नाम है इनका। कुंवर सिंह को इतिहास में बिहार का सिंह कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है इन्हें इतिहास में? बिहार का सिंह। किसे कहा जाता है बिहार का सिंह? कुंवर सिंह को कहा जाता है। बिहार का सिंह कौन है? कुंवर सिंह। ठीक है, यहाँ पर विद्रोह को दबाने वाले जो हैं उनका नाम आता है डब्ल्यू टेलर। बोलो कौन है? डब्ल्यू टेलर, याद रहेगा। यहाँ पर विद्रोह किसने दबाया था? डब्ल्यू टेलर ने विद्रोह दबाया था। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग दोस्तों। अगला स्थान है बुलंदशहर। कौन सा बोलो? बुलंद। अगला स्थान कौन सा है? बुलंदशहर। और दोस्तों बुलंदशहर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले हैं उमराव सिंह गुर्जर।
नेतृत्व यहाँ पर किसने किया था? उमराव सिंह गुर्जर। दोस्तों किसने किया था यहाँ पर? उमराव सिंह गुर्जर ने किया था। ठीक है, इसके बाद आगे देखें हम लोग फैजाबाद। अगला स्थान है फैजाबाद। कौन सा स्थान है? फैजाबाद। और फैजाबाद जो है दोस्तों, यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व की अगर बात करूं तो वो किया था मौलवी अहमदुल्ला। दोस्तों किसने किया था यहाँ पर? मौलवी अहमदुल्ला जो है, इन्होंने फैजाबाद में किया था। इतिहास में मौलवी अहमदुल्ला को डंका शाह भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इन्हीं को? डंका शाह भी कहते हैं। इन्हीं को डंका शाह भी कहा जाता है। याद रहेगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अंग्रेज सरकार ने इन्हें भगोड़ा कहा था। अंग्रेज सरकार ने इन्हें क्या कहा था? भगोड़ा कहा था। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, इनके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। 50,000 का इनाम भी इनके ऊपर रखा गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप लोगों को याद रखनी है कि इन्होंने क्रांति को धर्म युद्ध बताया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्रांति को धर्म युद्ध किसने बताया था? तो क्रांति को धर्म युद्ध जो है, धर्म युद्ध वो बताया था मौलवी अहमदुल्ला ने। किसने बताया था दोस्तों? मौलवी अहमदुल्ला ने। इसके बाद क्या बात करते हैं असम की। तो असम में मनीराम के द्वारा, किसके द्वारा? मनीराम के द्वारा, असम में मनीराम के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। जबकि हम बात करें सतारा की, कहाँ की दोस्तों? सतारा की। तो सतारा में विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किया गया है, कहाँ पर? सतारा। और सतारा में राणोजी बापू के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व हुआ था। किसके द्वारा? राणोजी बापू के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? राणोजी बापू के द्वारा। तो दोस्तों भारत में क्रांति का विस्तार कुछ इस तरह से हुआ। अब इसके बाद देखिए, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके अपने हिसाब से, वैसे सिस्टमेटिक लिखा है मैंने सब कुछ, वैसे आप भी अपने नोट्स बना सकते हैं लाइन टू लाइन। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रांति हुई पर क्रांति असफल हो गई। क्या हो गई? असफल। तो 1857 की क्रांति के असफलता के कारण क्या क्या है इसके बाद, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति के असफलता के कारण। क्रांति हुई फिर असफल क्यों हो गई? ठीक है ना। देखिए बहुत सारे कारण हैं क्रांति के असफलता के। यहां से प्रश्न आता है दोस्तों, असफलता के कारण। देखिए फर्स्ट कारण, विद्रोह हुआ, संगठन नहीं था, एकता नहीं थी और संसाधन की कमी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरी क्रांति में नेतृत्व की कमी थी। ऐसा कोई लीडर नहीं था जिसने एक साथ पूरे भारत में लीडरशिप करते हुए क्रांति को करवाई हो। इस वजह से क्रांति असफल हो गई। पहला कारण देखिए क्या क्या है। सबसे पहली बात, संगठन नहीं। एक साथ होती अगर क्रांति, संगठित रूप से होती दोस्तों, तो कितने से अंग्रेज थे, वहाँ हो रही, फिर दूसरी तारीख को वहाँ हो रही, अलग अलग। इस वजह से अंग्रेज उसे कवर करते गए। तो संगठन नहीं है, एकता नहीं थी। क्या नहीं थी? एकता नहीं थी। संसाधन कम थे हमारे पास, संसाधन कम थे।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, नेतृत्व क्षमता की कमी थी हमारे पास। नेतृत्व क्षमता बिल्कुल नहीं थी हमारे पास। एक अंग्रेज अधिकारी ने तो कहा भी कि अगर क्रांतिकारियों में एक भी अच्छा नेतृत्व करता होता, अच्छा नेता होता, तो हम कभी के हार गए होते। ठीक है, तो इन चीज़ों की कमी थी, संगठन नहीं था, एकता नहीं थी, संसाधन और नेतृत्व की कमी थी हमारे पास। ठीक है, आगे देखिए, इससे भी महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम में आ सकती है, क्रांति का समय से पूर्व शुरू हो जाना, क्रांति का समय से पूर्व शुरू हो जाना। आपको बताया मैंने, क्रांति 31 मई 1857 को प्रारंभ होनी थी। कब प्रारंभ होनी थी? 31 मई 1857 को प्रारंभ होनी थी। बताइए शुरू कब होगी क्रांति? 10 मई को ही होगी। अगर क्रांति 31 मई को होती तो तैयारियां पूरी होती, और फिर अगर क्रांति होती तो रिजल्ट कुछ अलग होते। ठीक है, पर 31 मई को होनी थी और 10 मई को ही शुरू होगी, तो अच्छी तैयारियां नहीं हो पाई। यूँ मान लो कि ये उसी तरह है, मान लो तुम्हारे 31 मई के लगन आ गए, 31 मई को आप बारात ले जानी है ना, लगन में 31 मई डेट फिक्स कर दी तुम्हारी, और तुम बारात लेके 10 तारीख को ही चले गए, तो दुल्हन के घर वालों के जूते ही पड़ेंगे फिर तो। 10 तारीख को कैसे क्या होगा? ठीक है, वही बात हुई यहाँ। तो समय से पहले शुरू होगी क्रांति, तो तैयारी नहीं हो पाई, और तैयारी नहीं हो पाई तो सफल नहीं हो पाई। ठीक है, ये आपका दूसरा कारण हो जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद जो शिक्षित वर्ग था, मध्यम वर्ग था, मध्यम और शिक्षित वर्ग, मध्यम और शिक्षित वर्ग क्रांति से दूर था, क्रांति से दूर था दोस्तों। ये भी एक कारण हो जाता है, इन लोगों ने क्रांति में क्रांतिकारियों की सहायता नहीं करी। इसके बाद 3 कारण आपके सामने हैं, और एक और जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है, भारत के जो राजा महाराजा थे, सामंत थे, जागीरदार थे, जमींदार थे, उन सभी ने अंग्रेजों की सहायता की। राजपूतों ने, जागीरदारों ने, जमींदारों ने, सामंतों ने, बहुत सारे और लोगों ने अंग्रेजों की सहायता करी। इस वजह से अंग्रेज जो है भारत से जीत जाते हैं, क्रांति में हम लोग जीत नहीं पाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो और महत्वपूर्ण कारण है कि क्रांति संपूर्ण भारत में नहीं फैली, क्रांति संपूर्ण भारत में क्रांति का विस्तार नहीं हुआ, क्रांति का विस्तार नहीं हुआ दोस्तों। संपूर्ण भारत में क्रांति का विस्तार नहीं होता है, तो ये असफलता के कारण आपके सामने है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं। इसके बाद क्रांति से संबंधित 1857 की क्रांति से संबंधित 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तकें, बहुत सारी हैं। देखते हैं हम लोग, सीधा सीधा प्रश्न आता। पहली पुस्तक बताता हूं आप लोगों को। पुस्तक का नाम है 1857। क्या नाम है? पहली पुस्तक का क्या नाम है? 1857, जो कि लिखी थी दोस्तों S.N. सेन के द्वारा। याद रखोगे, पुस्तक भी है, क्रांति भी है और पुस्तक भी है ना। 1857
जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? एस एन सेन के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? एस एन सेन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, इसके बाद दूसरी पुस्तक आप लोग याद रखेंगे क्रांति से संबंधित ही है, माझा प्रवास। कौन सी दोस्तों? माझा प्रवास। और जो माझा प्रवास है, ये माझा प्रवास लिखा गया था विष्णु भट्ट गोडसे। याद रहेगी, क्या नाम है? विष्णु भट्ट गोडसे। माझा प्रवास किसने लिखा था? विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। ठीक है, फिर अगली पुस्तक है द ग्रेट रिबिलियन। द ग्रेट रिबिलियन जो लिखी है अशोक मेहता के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? अशोक मेहता। किसने लिखी थी? अशोक मेहता ने। द ग्रेट रिबिलियन अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है दोस्तों। अगली पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन, बहुत फेमस है ये, आप लोग याद रखेंगे। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। याद रहेगी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। दोस्तों ये जो पुस्तक थी ये लिखी थी वी.डी. सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? वी.डी. सावरकर। दोस्तों जो वी.डी. सावरकर है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति के स्वरूप। 1857 की क्रांति के स्वरूप, मतलब 1857 की क्रांति के बारे में किस व्यक्ति ने क्या कथन कहा? तो बहुत सारे कथन फेमस है, जैसे पहला कथन, नंबर 1, पहले कथन की हम लोग बात करते हैं। जो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति कट्टरपंथी लोगों का, कौन से लोगों का? कट्टरपंथी लोगों का ईसाइयों के विरुद्ध। दोस्तों किसके विरुद्ध? ईसाइयों के विरुद्ध ईसाइयों के विरुद्ध एक संग्राम था। क्या था? एक संग्राम था। ऐसा कौन कहते हैं? व्यक्ति का नाम है L.E.R. रीच। क्या नाम है दोस्तों? L.E.R. रीच। देखिए मैं आप लोगों को सारे याद कराऊंगा, कैसे 1-2 मिनट में याद हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, पहले एक सीधे वे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला 1857 की क्रांति कट्टरपंथी लोगों का ईसाइयों के विरुद्ध एक संग्राम था। ऐसा कहने वाले कौन है? L.E.R. रीच। बहुत बार आता है ये प्रश्न। ठीक है, इसके बाद 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह थी। क्या थी दोस्तों? सैनिक विद्रोह। ऐसा कहने वाले हैं जॉन सीले, मालेसन, ट्रेवेलियन। 3 लोग जो है 1857 की क्रांति को क्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह थी। ठीक है, जबकि तीसरा कथन देखिए आप लोग, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह थी। क्या थी?
राष्ट्रीय विद्रोह। 1857 की क्रांति दोस्तों क्या थी? राष्ट्रीय विद्रोह। ऐसा कहने वाले हैं बेंजामिन डिज़राइल। बोलो क्या नाम है, बोलोगे तभी याद होगा। बेंजामिन डिज़राइल। बेंजामिन डिज़रेली, सॉरी क्या नाम है इनका? बेंजामिन डिज़रेली जो है इस 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं। ठीक है, जबकि अगला कथन देखते हैं हम। 1857 की क्रांति सामंती विद्रोह थी। क्या थी? सामंती विद्रोह। ऐसा कहते हैं जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों कौन कहते हैं ऐसा? जवाहरलाल नेहरू। क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू? कि जो 1857 की क्रांति थी वो एक सामंती विद्रोह थी। क्या थी? सामंती विद्रोह। ठीक है, इसके बाद आगे आप लोग देखें 1800, अगला जो है अगला कथन देखिए 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। क्या है? 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। क्या है? षड्यंत्र है। ठीक है, और ये कहने वाले हैं डब्ल्यू टेलर। क्या नाम है दोस्तों? डब्ल्यू टेलर। और इनके एक और साथी है जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम, याद रहेगा। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, ऐसा कहने वाले हैं कौन? डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम। फिर आगे आप लोगों को याद रखना है 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति एक, अब हम कह सकते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम थी। 1857 की क्रांति भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम थी। 1857 की क्रांति भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम थी, ऐसा कहने वाले हैं वीडी सावरकर। लास्ट 1857 की क्रांति सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष था। 1857 की क्रांति सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष था, ऐसा कहते हैं टी.आर. होम्स। ये कथन आपके सामने है दोस्तों। ये मिल तो सभी जगह जाते हैं, पर अब बड़ी बात है कि इन कथन को याद कैसे करें, है ना। ये जो स्वरूप दिए हैं लोगों ने, इसको याद कैसे करें, बस 2 मिनट लगते हैं। देखिए हम कैसे याद करते हैं। 1857 की क्रांति कट्टरपंथी लोगों और ईसाइयों के विरुद्ध एक संग्राम था, ऐसा कहते हैं L.A.R. रीच। कौन कहते हैं इसे? L.A.R. रीच कहते हैं। ठीक है, अब इसमें तो ज़्यादा टेंशन नहीं लें आप लोग। देखिए यहाँ पर ए है और ईसाइयों के विरुद्ध था यार, ये बस इतना एक शब्द याद करेंगे, आपको कोटेशन वहाँ पर नज़र आ जाएगा, आपको बस वहाँ पर टिक ही करना होता है। ठीक है, लिखना नहीं है हमको वहाँ पर। तो क्रांति कट्टरपंथी लोगों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह था, ऐसा कौन कहते हैं? L.A.R. रीच। इसे याद रख लेंगे। हिंदी में भी अगर आप लोग लिखना चाहें तो L.E.R. रीच कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखें
सैनिक विद्रोह था। 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह था, ऐसा कौन कहते हैं? जॉन सीले, मालेसन और ट्रेवेलियन। एक याद रख लेंगे, बाकी ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे। देखो, सैनिक बड़े जोशीले होते हैं। कैसे होते हैं सैनिक? जोशीले, याद रह जाएगा इसका। इसके बाद अगला देखिए, ये आप लोग सीधा सीधा याद कर सकते हैं, एक आधा आप लोग याद भी रख लें। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिसरेली कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए 1857 की क्रांति सामंती विद्रोह था। क्या था? सामंती विद्रोह। ऐसा कौन कहते हैं? जवाहरलाल। अब आप सभी जानते हो सामंत कौन होते थे? जिनके पास जमीन होती थी, बहुत सारी जागीरें होती थी, वो सामंत होते थे, ठीक है। तो जमीन में एक फसल उगाई जाती है सामंत लोगों के द्वारा, ज्वार। कौन सी फसल? तो ऐसे याद कर लेंगे हम लोग, ज्वार, है ना, याद रह जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो पहले जो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो ऐसे याद रख लेंगे हम लोग, सामंत लोग क्या उगाते हैं? ज्वार। ज्वार से आप लोग क्या याद रखेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद देखो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कौन कहता है? डब्ल्यू टेलर। अब टेलर लोग होते हैं, अब हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सीधा सीधा याद रह जाएगा आप लोगों को, ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, वी.डी. सावरकर। बहुत फेमस कोटेशन है और बहुत बड़ी बात है, इसको आप सीधा सीधा ही याद करोगे, अनेक बार पूछा है, बहुत सारे स्टार लगा भी दिए मैंने इस पर, ठीक है। इसके बाद देखिए सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष, 1857 की क्रांति, सभ्यता और बर्बरता के मध्य संघर्ष, टी.आर. होम्स याद रखोगे आप लोग। देखो बर्तन कहाँ होते हैं? बर्तन होम्स, घर में बर्तन होते हैं, ठीक है ना। तो बर्बरता और सभ्यता के मध्य जो है संघर्ष, ऐसा कौन कहते हैं? टी.आर. होम्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट बचा है हमारे पास 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए। दोस्तों क्रांति हो गई, अब अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि भारत में अब लोग हमारी नहीं सुनेंगे भाई, 1857 की क्रांति के बाद। तो अब क्या किया जाए? तो अंग्रेजों ने बहुत सारे चेंजेस किए, बहुत सारे परिवर्तन किए 1857 की क्रांति के बाद, उन्हीं को हम कहेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम। क्या कहेंगे उसी को? 1857 की क्रांति के परिणाम। क्या क्या परिणाम है? लास्ट है हमारे पास, लास्ट चल रहा है दोस्तों ये। देखिए 1857 की क्रांति के परिणाम, 1857 की क्रांति के परिणाम क्या होते हैं? देखिए आप लोग, देखिए 1857 की क्रांति का पहला परिणाम, एक अधिनियम लागू किया। जैसे 1857 की क्रांति हुई और इस क्रांति के बाद एक अंग्रेजों ने एक अधिनियम जो है पारित किया, जिसे कहते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858। कौन सा पारित हुआ? 1858, भारत शासन अधिनियम 1858। क्या क्या बातें थी इसमें देखिए आप लोग। नंबर 1, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ले लिया गया। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ले लिया गया, ठीक है। जबकि अब भारत का जो शासन है वो चला गया है ब्रिटेन की जो महारानी थी, महारानी के हाथों में, या आप कह सकते हो क्राउन के हाथों में, या फिर आप कह सकते हो शाही ताज के हाथों में, ठीक है। एक अधिनियम पारित किया गया 1857 की क्रांति के बाद, अधिनियम 1858। इसके तहत जो है भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ले लिया गया और ये भारत का शासन अब जो है किसके हाथों में चला गया था? शाही ताज, क्राउन या फिर महारानी के हाथों में सीधा चला गया, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, दूसरी बात, अब जो गवर्नर जनरल था, कौन था? गवर्नर जनरल। दोस्तों उस गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया था।
है ना, पद चेंज कर दिया गया था। अब वो वायसराय के नाम से जाना जाता, वायसराय। किस नाम से? गवर्नर जनरल को क्या पद दे दिया गया अब? वायसराय। और पहला जो वायसराय था ये भी आप लोग याद रखेंगे, फर्स्ट वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया, जो भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो वायसराय भी पहला यही बना था, ये प्रश्न भी पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को अब क्या बना दिया गया था? वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण में रखता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसे खत्म कर दिया गया, है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको समाप्त कर दिया गया। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है कंपनी को नियंत्रण में रखता था। किसको नियंत्रण में रखता था? कंपनी को नियंत्रण में रखता था। इसे समाप्त कर दिया गया, और इसे समाप्त करने के बाद इसके स्थान पर भारत राज्य का एक सचिव पद सर्जित किया गया। कौन सा पद दोस्तों? सचिव पद सर्जित किया गया। और सचिव जो था, भारत का प्रथम सचिव, वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ल्स वुड। ये भी याद रखेंगे आप लोग, भारत का प्रथम सचिव कौन था? चार्ल्स वुड था। ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, जो देखो चार्ल्स वुड जो है, मतलब सचिव के लिए कौन चला? चार्ल्स वुड। ये से याद रख सकते हैं आप लोग। भारत राज्य का प्रथम सचिव किसे बनाया गया? चार्ल्स वुड को बनाया गया। अब इसके बाद आगे देखिए आप लोग, गवर्नर जनरल था, उसने एक दरबार आयोजित किया। क्या आयोजित किया? एक दरबार आयोजित किया। बात है 1 नवंबर 1858 की। 1 नवंबर 1858 को कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद दरबार आयोजित किया गया। कौन सा? इलाहाबाद दरबार। दोस्तों इलाहाबाद दरबार में इसने विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। क्या पढ़ा? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया जो थी, इनका घोषणा पत्र पढ़ा। विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा, जिसमें ये था कि अंग्रेज भारत में राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। अंग्रेज भारत में साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे। पहला पॉइंट था इसमें, है ना, विस्तार नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो था कि भारतीय राजा महाराजाओं जो थे, उन्हें गोद लेने की अनुमति दे दी जाएगी। गोद लेने की अनुमति दे दी जाएगी, अनुमति मिल जाएगी। अंग्रेज भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समाज सुधार नहीं करेंगे। समाज सुधार और भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये परिणाम होते हैं। अब कुछ लास्ट पॉइंट हो रहे हैं। देखिए, जैसे 1857 की जो क्रांति हुई, सब लोग जानते हैं कि शुरू हुई थी 10 मई 1857 को, पर कोई नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते ख़त्म कब हुई दोस्तों। तो इस क्रांति को समाप्त करने की औपचारिक घोषणा दोस्तों, औपचारिक घोषणा की गई थी 2 जनवरी 1859 को। याद रहेगा, 1857 की क्रांति को बंद करने की औपचारिक घोषणा कब हुई दोस्तों? 2 जनवरी 1859 को हुई। ठीक है, अगला एक और प्रश्न आप लोगों को याद रखना है कि भारत सरकार ने क्रांति का इतिहास लिखाने के लिए, भारत सरकार ने क्रांति का इतिहास लिखवाने के लिए, क्रांति का इतिहास लिखवाने के लिए
लिखवाने के लिए एस.एन. सेन को नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया था? एस.एन. सेन को नियुक्त किया था। इस वजह से एस.एन. सेन को 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कहा जाता है। सरकारी इतिहासकार किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन को ही कहा जाता है। ठीक है, क्रांति हो गई। देखो, क्रांति में सबसे बड़ा सहयोग या फिर क्रांति को करने वाले जो लोग हैं वो थे सैनिक लोग, और वो भी मेरिट के सैनिक। तो क्रांति में कहीं न कहीं ये था कि क्रांति में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो सैनिकों ने निभाई है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि सैनिकों की संख्या में परिवर्तन किया, है ना। उसके लिए एक आयोग बिठाया जिसे पिल आयोग कहा जाता है। एक बात और कि भाई 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने जो सैनिक थे उनका पुनर्गठन किया गया, सैनिकों में पुनर्गठन किया गया। तो उसके लिए एक आयोग बिठाया था जिसे पिल आयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पिल आयोग। तो पिल आयोग ने थोड़ा सा और बता देता हूँ, लास्ट चल रहा है। देखिए, क्रांति के बाद सेना का पुनर्गठन हुआ दोस्तों। क्या हुआ? पुनर्गठन। और पुनर्गठन के लिए एक आयोग बिठाया था। ये आयोग बहुत बार पूछा गया, पिल आयोग। कौन सा आयोग दोस्तों? पिल आयोग। क्रांति के बाद सेना का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन के लिए एक आयोग बिठाया गया था। कौन सा आयोग था? पिल आयोग। अब इस पिल आयोग ने सिफारिश दी कि संख्या में यूरोपियन और भारतीय जो सैनिक होते हैं, अंग्रेजों की सेना में दो प्रकार के सैनिक होते थे। एक तो यूरोपियन, कौन से होते थे? यूरोपियन, और एक होते थे भारतीय। तो इस आयोग ने सिफारिश की कि बंगाल में यूरोपियन और भारतीय सैनिकों का जो अनुपात है, कहाँ पर? बंगाल में, वो कर दिया जाए 1:2। 1:2। ठीक है। जबकि मुंबई में, कहाँ पर दोस्तों? मुंबई में इसे कर दिया जाए 1:3। ठीक है। जबकि मद्रास में इसे कर दिया जाए 1:3 ही। ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। क्रांति के बाद अंग्रेज सेना का पुनर्गठन हुआ और उसके लिए पिल आयोग गठित किया गया था। पिल आयोग ने यूरोपियन और भारतीय सैनिकों का जो अनुपात बताया वो बंगाल में बताया था 1:2, मुंबई में 1:3, मद्रास में भी 1:3। दोस्तों, इस तरह से 1857 की क्रांति कंप्लीट होती है। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मैंने आज वीडियो बनाया है, इस तरह का पूरा जो आधुनिक इतिहास है पूरा ऐसे ही पढ़ाऊँ मैं आप लोगों को, पूरे बोर्ड पे इस तरह से ही समझाऊँ, तो आप लोगों को थोड़ी सी हमारी सहायता करनी है। और ये सहायता में सिर्फ इतना सा है कि जो वीडियो है इनके लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों तक, और हमारा भी उत्साहवर्धन करें आप लोग। तो हम लोग भी जो है आपके लिए नए नए वीडियो लेके आएंगे, ठीक है ना। और मैं पूरी एक सीरीज जो आधुनिक हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, भारत की मॉडर्न हिस्ट्री, उसको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। पर आप लोग का जो सहयोग बनता है, जब हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आपका भी थोड़ा सा सहयोग बनता है कि आप लोग अपने दोस्तों तक वीडियो बनाएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक या दोस्तों तक लिंक को शेयर करते रहें। थैंक यू।